करता हूँ आपको अपने चैनल प्रेप विद मनोज पे। हमने कल लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद में मैंने चेक किया था तो वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो रह गए थे। ठीक है, तो वीडियो एंड हो गई थी, तो उस पॉइंट्स को हम पहले कवर करेंगे, इसके बाद हम यूनिट 3 शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमें यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है। और आपकी ये एनआईएस की क्लासेस ऐसे रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक है, आप देखेंगे कि आगे धीरे धीरे हम सारे ब्लॉक्स कवर कर लेंगे। अभी हमारी यूनिट 3, इसके बाद यूनिट 4, इसके बाद हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट, इसके बाद ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। और डीएसएसबी के पेपर से पहले पहले हम आपको सारी वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा, सबको प्रॉपर नोट्स आपके बनवा दूंगा। आप चाहो तो इनके प्रॉपर नोट्स बनवा दीजिए, वरना आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। और आप एक बारी इनको अगर वीडियो देख के आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बारी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इनसे पढ़ के, इनसे एक बारी। ठीक है, और ऐसा कोई भी, आई होप सो कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटता है जो आपको एग्ज़ाम में आपको ना मिले। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होता है। हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था, हम एनसीएफ पढ़ रहे थे। एनसीएफ आपने देख लिया था, इसका रिपोर्ट्स का जो शीर्षक था, टाइटल था, वो क्या था? लर्निंग विदाउट वर्डन। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट एक था विवेचनात्मक अध्ययन। विवेचनात्मक अध्ययन क्या होता है? इसमें देखेंगे हम कि समस्या का, एक मिनट, विवेचनात्मक अध्ययन था समस्या समाधान करने में उन्हें भागीदार बनाना। किसे? बच्चों को क्या होता है कि समस्या समाधान करने में उन्हें भागीदार बनाना, मतलब बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को इतनी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज देना कि वो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, और ऐसे मानसिक कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना कि उन्हें स्वतंत्र रूप से क्या होता है, चिंतन करने, मैंने बताया था, वो अपने आप थिंकिंग कर सके, अपने आप, मतलब वो तर्क कर सकें बच्चे। ठीक है, तर्क कर सकें, तर्क करने में सहायता, मतलब उनके अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करना जिससे वो अपने आप ही थिंक कर पाएँ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके सारे एस्पेक्ट देख पाएँ, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को ऐसे डेवलप करना, ये कहलाता है विवेचनात्मक अध्यापन। ठीक है, कहलाता है। ऐसे हम देखें समालोचनात्मक क्या होता है अध्यापन। इसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक नैतिक पक्षों से जुड़े मामले, मतलब के रूप में चिंतित करने का अवसर देना। कौन से? सामाजिक और आर्थिक और नैतिक पक्षों के जुड़े। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे हमारे जो आरटीई से रिलेटेड इस वाले चैप्टर में दिए हुए थे, लेकिन आरटीई हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में पूरा एक फंडामेंटल राइट है, उसमें आरटीई के बारे में पूरे में बात की गई थी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे वो हमने नोट कर लिए, क्योंकि जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ एनआईएस, तो उसी हिसाब से मैंने सारे कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो उसमें हमने बताया था जो क्लास फर्स्ट से लेके 6 तक क्या होता है कि कोई होमवर्क नहीं होगा बच्चों के लिए, किसी भी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। बच्चों को जितना स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसको वहीं समझा दिया जाएगा, वहीं चीज़ें की टीचिंग कराई जाएगी। बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं घर के लिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। आरटी में टोटली मना कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, और हम देखेंगे प्राइमरी क्लास में क्लास थर्ड से क्या होता है, क्लास थर्ड से हमें दिया जाएगा क्लास थर्ड से बच्चों को कितने घंटे होमवर्क दिया जाएगा? 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे पर वीक। एक वीक में कितना? एक वीक में क्या होता है, कितना होमवर्क दिया जाएगा? 2 आवर के बराबर। मतलब क्या होता है, कभी 1 पेज आपने लिखने को दे दिया, कभी 2 पेज, तो इस हिसाब से टोटल बच्चे को कितना होगा? 2 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इस हिसाब से पूछा जाता है। मिडिल स्कूल पे, माध्यमिक में आपको 1 आवर पर डे, एक क्लास, एक मतलब एक दिन का 1 आवर, इसलिए कितने दिन हो गए? या 5 में से 6, 5 या 6, मतलब 5 या 6 घंटे एक वीक में। एक वीक में कितने? केवल एक वीक में कितने? 5 या 6 घंटे। आप 5 भी घंटे दे सकते हो और 6 आवर, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ये बच्चों के लिए होमवर्क इतना दिया जाने की बात की गई थी। और हायर क्लासेस में कितना दिया जाएगा? 11 से 12 आवर पर वीक। कितना? 11 से 12 आवर, और पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 2 आवर। ओके, ये हमारे इतने पॉइंट थे। जैसे एनआईएस की जो यूनिट 3 थी उससे पॉइंट, आई होप सो आपको समझ में आओगी पूरी यूनिट। यहाँ पे यूनिट 2 कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे यूनिट 3। ओके, अब हम इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ऐसी यूनिट धीरे धीरे कंप्लीट होने के बाद मैं 1 तारीख से फर्स्ट ऑफ द सितंबर से मैं जो
जो डीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, डीएसएसबी के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जितने भी डिसिप्लिन 1 में आता है, ऐसे डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4 और डिसिप्लिन कितना 5, 5 आपके डिसिप्लिन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपको एक बार कंफर्म कर दूं तो इसके जो डिसिप्लिन के हिसाब से पर डिसिप्लिन पेपर नंबर 1 जो 7 जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ था उसकी जो डिसिप्लिन 1 के 20 क्वेश्चन, ऐसे आपको 20 क्वेश्चन की सेगमेंट में आपको वीडियोस पर डे मिलती रहेंगी। पर डे कोशिश करूंगा कि पांचों डिसिप्लिन एक पेपर, मतलब पर डे एक पेपर कंप्लीट करा सकूँ। तो अप्रॉक्स आपके 30 पेपर हुए हैं, कितने हुए थे 24 शिफ्ट हुई हैं, 24 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम पीछे जाएंगे, जो पुराने पेपर हुए उसके पहले हम इस साल वाले कराएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे यूनिट 3 हमारी क्या कहती है। यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको ये चीज़ बता दूं। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे हम कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट होता क्या है, फंडामेंटल राइट कौन सा है, एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट है, कब दिया गया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो एजुकेशन को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। लेकिन कब दिया गया, कब दिया गया और कौन से आर्टिकल में है, और इससे रिलेटेड जो स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो कौन से आर्टिकल में है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसके बाद देखेंगे असम्पसी देखेंगे, हम देखेंगे जो आरटी की जो नियमावली है, रूल्स हैं, उसमें कौन कौन से हैं, 8 रूल्स हैं ना, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, जो जो स्टेट्स की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले है यूएनए ने, जो यूएनओ था, यूएनओ ने क्या था, दो दस्तावेज दिए, 2 डॉक्यूमेंट दिए। नंबर 1 क्या, 1948 का कौन सा दिया था, मानव अधिकारों अधिकारों की घोषणा, यहाँ पे अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। एक दिया था ह्यूमन राइट से रिलेटेड, वो कब दिया था 1948 में। ठीक है, और एक दिया था 1959 में, लगभग 11 साल के बाद कौन सा दिया, डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट। मतलब एक क्या होता है, एक बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए एक दिया था डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कभी कभी, आपको मैचिंग में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि डीएसएसबी का आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपके सेंटेंस बना के तो क्वेश्चन आ सकता है कि मानव अधिकारों का जो इन्होंने मानव अधिकारों का जो डिक्लेरेशन है वो कब दिया था 1948 में, या आपको चेंज कर देगा तो आपसे पूछ लेगा कौन सा फर्क। मेजरली ऐसा होता है, दो ही स्टेटमेंट आते हैं, दो में से ही आपको छाट के देना होता है आंसर। ठीक है, आजकल लेवल बढ़ा दिया है डीएसएसबी ने। अब देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन की एज कितनी है, प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, प्रारंभिक शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा कितनी है, किसकी एज कितनी है, 6 से 14 ईयर, मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देनी जाएगी। ठीक है, हमारे मतलब हमने जो पढ़ा था 21A में कहा भी गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना मूल कर्तव्य, उसका शिक्षा का उसका मूल कर्तव्य है, उसको मिनिमम शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसे क्लास 1 से 5 तक के कहते हैं प्राइमरी, और क्लास 6 से लेके 8 तक को कहते हैं अपर प्राइमरी को बोलते हैं प्राथमिक। और एक चीज़ मैंने इस बार और किया है कि इसको बाइलिंगुअल बनाने की, जो नोट्स को बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की है। आपको कुछ टर्म ऐसा होता है कि कभी कभी, क्योंकि डीएसएसबी ऐसे टर्म पूछ देता है जो हिंदी में समझ में नहीं आते, तो उसके लिए हमें इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। डीएसएसबी जो क्वालिफाई करना चाहता है उसको बाइलिंगुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा आप कंटेंट प्रेफर कीजिए जो बाइलिंगुअल हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, इंग्लिश में ईजी आ जाएंगे। ठीक है, समझ में, जैसे और क्लास 6 के लिए, क्लास 6 ईयर्स के लिए उसको क्या बोलते हैं, उच्च माध्यमिक, उच्च। ठीक है, उच्च प्राथमिक। ठीक है, उच्च माध्यमिक। अब हम देखें यूनिवर्सलाइजेशन क्या था। यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है, सार्वभौमिकरण किसका, एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसके लिए कोई डेफिनेशन दी गई थी या क्या दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराना, चाहें वे किसी भी कास्ट के हों, क्रीड है, कोई रिलीजन है बच्चों का, कोई भी रिलीजन से हो, कोई जेंडर हो बच्चों का, किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब गरीब हो चाहे अमीर हो, डजेंट मैटर। ठीक है, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देना ही देश का कर्तव्य है, मतलब स्टेट्स का कर्तव्य है, सेंट्रल का कर्तव्य है कि बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, सार्वभौमिकरण होना चाहिए, उन्हें मिलनी ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद कहा गया। एजुकेशन इज सेड टू बी द शार्पेस्ट वेपन, ऐसा कहा गया है कि पॉइंट है ये, आपके ऐसे पॉइंट जो होते हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, जैसे कि जो दे देता है
फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन दे देता है, उसमें पूछ लेता है इनमें इन दो पॉइंट्स में कौन कौन से सब वर्ड और बहुत सारे वर्ड दे देता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताते जाऊँगा कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर। एजुकेशन इज सेड टू बी द शार्पेस्ट वेपन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड अगेंस्ट द ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम। जितनी भी मानव की समस्याएं हैं उन सब का सोल्यूशन क्या है, एक एजुकेशन ही है। शार्पेस्ट वेपन है और स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है, जो बच्चों को, जो लोगों को ह्यूमन प्रॉब्लम से उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो एजुकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी जो स्वतंत्रता के पश्चात क्या था कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। कभी एजुकेशन पॉलिसी आई, कभी 86 की आई, फिर 92 में अमेंडमेंट, ऐसे करके एनसीएफ्स आते रहे, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते रहे, ठीक है। ह्यूमन लाइफ बिकम मीनिंगलेस इन द अब्सेंस ऑफ द एजुकेशन। मतलब एजुकेशन की एब्सेंस में क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ है वो बिल्कुल अब बेरुखी हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी, ठीक है। मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं बनता उसका। ये हमने आर्टिकल 45 पुराने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और इसमें भी देखेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 45 कहता क्या है, क्या कहता है आर्टिकल 45? आर्टिकल 45 हमने बताया था कि फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एट द एज ऑफ कितना, 6 से 14 ईयर्स। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आर्टिकल 45 किसके अंदर में आता है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या था कि जो स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना ही अनिवार्य है, ठीक है, ऐसा कहा गया था। और शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाज द पार्ट ऑफ द ऑल 5 ईयर प्लान। लगभग सभी जितने भी हमारी 5 ईयर प्लान्स आई हैं उन सभी में 5 ईयर प्लान्स की स्टार्टिंग कब से हुई, 1951 से, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई है। तो जितनी भी 5 ईयर प्लान्स आए हैं सभी में हमने एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन को लेके एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के लिए बात की है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की प्राप्ति के लिए क्या क्या कारण थे, असफलता के क्या क्या कारण थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हमें एलिमेंट्री एजुकेशन अभी 100% नहीं हुई, 100% एनरोलमेंट अभी तक नहीं है प्राइमरी लेवल पे। क्यों नहीं है? क्योंकि ये न्यू एजुकेशन की रिपोर्ट में कहा गया है, जो हमारा जो अभी यूनिवर्सलाइजेशन का अभी भी हमारी जो 2020 में टारगेट है 100% का, जो प्राइमरी स्टूडेंट पे 100 का एनरोलमेंट रेशियो करने का बात की गई है, टारगेट कहा गया है, मतलब अभी तक अचीव नहीं हुआ हमारा टारगेट। अब हमने इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कहा है एलिमेंट्री एजुकेशन के मतलब सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्यों की असफलता के कारण कौन से थे। नंबर 1 जनसंख्या विस्फोट कौन सा था, पॉवर्टी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। बच्चे बाहर जा ही नहीं पाते पढ़ने के लिए, और कभी कभी क्या था किसी में स्कूल नहीं है तो इस चक्कर में नहीं हो पाता था। अब ये चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है। संप्रेषण का अभाव, बच्चों को मतलब अध्यापकों को नहीं इतनी जानकारी थी इस चीज़ में, ठीक है, पुराने टाइम। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ड्रॉप आउट आपको बताया था। ड्रॉप आउट क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसे जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, विद्यालय एडमिशन तो करा लेंगे लेकिन अपनी शिक्षा पूरी करे बिना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अपव्यय और प्रतिकूल, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, जेंडर वाइज था बहुत, कि मतलब लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, लड़के स्कूल जाएंगे, तो इस हिसाब से लड़कियां पीछे छूट गई, तो कुछ ना कुछ छूट गया, ठीक है। इसकी असफलता के कारण ये थे। अच्छा, ड्रॉप आउट क्या था और ये आपको बता दिया हमने क्या, ठीक है। अपव्यय क्या था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था, यही हम बता रहे हैं। इसी के थ्रू हमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो आर्टिकल हमारा 21A जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, और आर्टिकल नंबर 45 ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों का प्रावधान किस में किया गया था, 86 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा था, ये कब हुआ था, 2006 में, ये 2006 में हुआ था, बहुत सॉरी 2002 में, माफ़ी चाहूँगा, 2002, ठीक है, 2002। आर्टिकल नंबर 21A क्या कहता है, स्टेट शेल प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज द ऑफ 6-14। मतलब ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 14 से लेके कितना 32 तक किसमें आता है, फंडामेंटल राइट। तो 21 उसके अंदर में ही आता है, अंदर आता है। तो इसलिए क्या था, 21 में कहा गया था कि हर बच्चे को क्या था, 6 से 14 वर्ष की जो एज का है उसके लिए क्या करना, हमारे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये कहा गया था। और हमारे जो आर्टिकल नंबर 45 ये सेम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, एज नीचे दिया गया। और इसमें कहा गया था कि जो 6 वर्ष की एज से नीचे के जो बच्चा है, बच्चे के लिए पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा, उसकी शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए क्या प्रावधान करना, ये उत्तरदायित्व किसका होगा, ये स्टेट्स का उत्तरदायित्व होगा। ये मतलब आर्टिकल नंबर 45 में
कहा गया है, ठीक है। और ये भी कहा गया था 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना भी स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि मतलब कि जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता तो उसको मतलब स्कूल दूर स्कूल है तो पास में स्कूल खोलना, ये सब स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। आर्टिकल नंबर 55A ये भी कहा गया था। ये क्या था आर्टिकल नंबर 55 किस में है? आर्टिकल नंबर 55 हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इसमें क्या गया था, जो आर्टिकल नंबर 55 के जो सेक्शन नंबर जे में जो हमारे 11 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कितने हैं? 11 फंडामेंटल राइट है। उसमें जो 11वां फंडामेंटल पूछा जा सकता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो शिक्षा से संबंधित है, 11वां फंडामेंटल राइट है। इसमें क्या गया था, नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य सम्मिलित किए थे पहले, लेकिन बाद में क्या था, जो 86 में जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमारा 11वां जो सम्मेलन था वो 11वां फंडामेंटल राइट था वो शामिल किया गया था। उसमें कहा गया था सभी माता पिता या अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करानी चाहिए, उनको अवेलेबल करानी चाहिए, अवसर प्रदान करने चाहिए उनको। देखिए आप चीज़ की नोटिस करिए कि जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट बन के आ रहा है उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि क्या क्या है, कहा जाता है कि जो स्टार्टिंग में बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है बहुत फास्ट होता है। तो क्या होता है, जब उसे स्टार्टिंग में एजुकेशन मिलेगी तो वो बच्चा बहुत फास्टली डेवलप होगा। जो 85% लगभग 85 ब्रेन का बच्चे का 85% तक का डेवलपमेंट क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के बीच में हो जाता है। अगर एक इंसान का जो 100% डेवलपमेंट होना है तो उसका 85% वो 6 से 14 वर्ष की। इसीलिए हमने देखा कि हर डॉक्यूमेंट में 6 से 14 वर्ष की जो प्रारंभिक उसकी एजुकेशन सिस्टम है, प्रारंभिक एजुकेशन है, उसके लिए डेवलपमेंट पे हर हर डॉक्यूमेंट में बात की गई है। एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट, हमारा जो आरटीई एक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या हमारे प्रावधान थे, क्या क्या चीज़ें थी। कुछ पॉइंट हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने अब जो फंडामेंटल राइट है, जो 6 से 14 वर्ष की बात हमने शिक्षा जो हमारी जो इंडिपेंडेंस मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली थी, उससे पहले ही हमने शुरू कर दी थी। हमारे कुछ महान जो हुए हैं लोग हुए हैं, उन्होंने पहले ही शिक्षा को बात की गई थी। लेकिन ठीक है, ये कोल्हापुर में छत्रपति साहू जी महाराज ने सन 1900 सॉरी ये रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, महाराज ने 6 से 14 वर्ष की आयु में सभी बच्चों के लिए क्या था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंधी नियम बनाए थे, ठीक है। ये गलत है, ये डेट मुझे कंफर्म नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल एक क्वेश्चन, ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष की बात पहले से ही हमारे फंडामेंटल राइट में तो अभी हमारी 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जोड़ी थी, लेकिन ये लोग बहुत पहले इस चीज़ को बात कर चुके थे, ठीक है। और ऐसे ही वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि मेड अ प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन ऑल म्यूनसिपल काउंसिल्स, जितनी भी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, जितनी नगर पालिका हैं, उनको बॉम्बे के स्टेट की सभी बाय द पासिंग एक्ट बाय द दैट इफेक्ट, मतलब ठीक है, सभी ने कहा था कि मतलब जितनी भी म्यूनसिपल काउंसिल है समय में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करी दी थी, ठीक है, 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, मुंबई की। और गांधी जी ने भी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया अपने वर्धा योजना में, ठीक है। वर्धा कॉन्फ्रेंस में जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन की उन्होंने दिया था, जो बुनियादी शिक्षा दी थी, उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी थी, कहीं के लिए कहा था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। तो गांधी जी का एक और स्टेटमेंट है कि एवरी पर्सन हैज़ राइट ओवर द फ्री एयर एंड वाटर, जैसे एयर और वाटर पे हर बच्चे का जो फ्री मतलब अधिकार है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही फ्री एजुकेशन शुड बी द अवेलेबल ऑफ द ईच एंड एवरी चाइल्ड, हर प्रत्येक बच्चे के लिए हमारी जो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। इट इज़ ड्यूटी टू द सोसाइटी, ये हमारे समाज की ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, हमारे समाज की और गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चों की देखभाल के लिए कार्य करें, ठीक है। और एक यूनिसेफ रिपोर्ट है 2005 की, उसमें क्या क्या है, उसका जो क्या है शीर्षक क्या है, असंख्यित बच्चे, चाइल्डहुड ट्रीट्स, जो बच्चे हैं उनके लिए अकॉर्डिंग टू 5 से 14 वर्ष के मध्य जो 7.2 करोड़ जो बच्चे हैं, 7.2 करोड़ बच्चे बुनियादी शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट 2005 में आई थी, उसमें कहा गया था कि जो 5 से 14 वर्ष के जो मध्य के बच्चे हैं वो कितने हैं, जो 7.2 करोड़ बच्चों की लगभग उसने इतने नंबर दिए थे, इतना नंबर दिया था कि इतने बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा से पहुंच से दूर हैं, बुनियादी शिक्षा उन्हें अभी तक पहुंच ही नहीं पाई। बेसिक एजुकेशन, उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी ही नहीं हुई है, उन्हें मिली ही नहीं है, ठीक है। और हमारे जो चाइल्ड के राइट कौन कौन से हैं, जो हमारे इन यूएनओ ने बात की गई, और कौन से हमारे चाइल्ड राइट कौन कौन से हैं। नंबर 1 चाइल्ड
राइट टू सर्वाइवल, ठीक है, राइट टू हेल्थ एंड केयर मतलब बच्चों की स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, राइट टू नेम एंड नेशनलिटी बच्चों को, ठीक है, और राइट टू न्यूट्रिशन उन्हें पोषण प्रदान करना, ठीक है, राइट टू एजुकेशन उनकी शिक्षा का प्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा का वाला, ठीक है, शोषण के विरुद्ध उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार, बच्चों को बोलने का मतलब जो बच्चों को बोलने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन उनकी सुरक्षा का अधिकार, वो अधिकार है सुरक्षा उन्हें कौन स्टेट अवेलेबल कराएगा, ठीक है, लाइवली वो लिव विद द पेरेंट अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, ये भी उनका अधिकार है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उन्हें जानकारी दी जाए हर चीज़ के बारे में, ठीक है, ये है। और हमारे कर्तव्य क्या है टीचर्स के, बेसिक मतलब ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं, ज़्यादा लिखे भी नहीं है। इसमें हम देख लेंगे, एक बारी गो थ्रू होना ज़रूरी है। बच्चों की पहचान करना, ऐसे बच्चों की पहचान करना मतलब जो पिछड़े हैं और उनके कार्य क्षेत्र में जो पंजीकृत हैं या नहीं है, ऐसी चीज़ ऐसे लोगों को पहचान करना, ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करना, ऐसे बच्चों की जिन्हें जो नीडी हैं जैसे हैंडीकैप्ड है तो उनको देखना कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये सब ये टीचर के अंदर एक मतलब उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनके ऐसे कर्तव्य होने चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान करना, क्रिएटिविटी की पहचान करना, बच्चा अगर क्रिएटिव है तो उसको उस हिसाब से होमवर्क देना, उसको ऐसे टारगेट्स देना, उनका पोषण करना, उन्हें न्यूट्रिशन देना, ठीक है। और बच्चों की शिक्षा से शिक्षा पूर्ण कराने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित करना, मतलब जो अगर बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं तो उनको मोटिवेट करके उन्हें स्कूल आने के लिए मतलब प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये किसका काम है, टीचर्स का। और ये टीचर्स क्योंकि टीचर्स का काम इसलिए है क्योंकि बच्चा जो बच्चे से टीचर क्या होता है, इमोशनली अटैच्ड होता है, तो इसलिए वो इस चीज़ को मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। ये अध्यापक के हमारे हो गए। अब हम एसएमसी है वो हम पढ़ेंगे कल, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, और हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्या क्या होता है, एसएमसी क्या है। असल में ये एसएमसी नहीं है, ये अभी केवल उनका मैनेजमेंट है, एसएमसी आगे आएगी, ठीक है, आगे अलग से एक पॉइंट है उसमें हम देखेंगे एसएमसी क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो चाइल्ड राइट्स के कौन कौन से जो रूल्स हैं, रूल्स कौन कौन से हैं। आंगनबाड़ी एक पॉइंट है, आंगनबाड़ी की डिफिनीशन आ जाती है, ठीक है, स्कूल मैपिंग क्या क्या है, ये सब हम चेक करेंगे आगे चल के, ठीक है। स्टेट ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टेट्स। आई होप सो आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। ओके, थैंक यू।